हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर अब तक सिर्फ हम प्रश्नों के माध्यम से ही क्लास करते आए हैं, परंतु अब विस्तृत रूप में ये क्लासेस शुरू की जा रही हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वह होगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इसमें सबसे पहले हम यह जानते हैं कि साहित्य क्या होता है। साहित्य साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, समाज की जैसी स्थिति होगी साहित्य का रूप भी ऐसा ही होगा। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार आप अपनी छाया को आईने में देख पाते हैं, आप अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, उसी प्रकार हम समाज का प्रतिबिंब साहित्य में देख पाते हैं। साहित्य एक तरह से समाज का आईना है। समाज की स्थिति जैसी होगी साहित्य का रूप भी वैसा ही होगा। साहित्य हमें विभिन्न समस्याओं को दिखाते हुए, किसी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांप्रदायिक समस्याओं को दिखाते हुए उसके उन समस्याओं से मुक्ति के साधन भी बताता है। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा भी है कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और जनता की चित्तवृत्ति कहीं ना कहीं उस देश की सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार ही तो होगी। तो जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। फिर तो जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन तो साहित्य में परिवर्तन। अभी बताया कि जनता की चित्तवृत्ति का अगर प्रतिबिंब है साहित्य, तो जनता की चित्तवृत्ति में अगर परिवर्तन आता है तो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा। जनता की चित्तवृत्ति देश या समाज की सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार ही होती है। अगला है साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। ये साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति क्या होता है? अब तक जितने भी साहित्य इतिहास लिखे गए हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर एक रचनाकारों का दृष्टिकोण समान हो। हर एक रचनाकारों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है उनके साहित्य इतिहास के लेखन में। ठीक है, तो ये जो दृष्टिकोण है ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इन्हें ही साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति या फिर प्रणाली कहा गया। इन दृष्टिकोणों को ही, जो इनके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं अपने साहित्य इतिहास के लेखन में, इन दृष्टिकोण को ही पद्धति कहा गया है, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि साहित्य इतिहास के लेखन में साहित्य के इतिहासकारों का अपना अपना दृष्टिकोण रहता है और यही साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति कहलाती है। ये दृष्टिकोण 4 प्रकार के हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। ठीक है, तो जितनी भी, जैसे कि गारसादा तासी ने अपना सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शिव सिंह सेंगर ने लिखा, जॉर्ज ग्रेयर्सन ने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, मिश्र बंधुओं ने लिखा, तो इन सभी का तो दृष्टिकोण अलग अलग रहा है ना, एक तो नहीं है। अपने साहित्य इतिहास के लेखन में इन सभी का दृष्टिकोण, लिखने का जो एक दृष्टिकोण रहा, इन सभी रचनाकारों का दृष्टिकोण अलग अलग रहा है। जैसे कि वर्णनात्मक पद्धति में, वर्णनात्मक पद्धति को लेकर जिन रचनाकारों ने अपना साहित्य इतिहास का लेखन किया है, उन्होंने रचनाकारों का विवरण नाम के प्रथम वर्ण के क्रम अनुसार दिया है। कोई कालक्रम का ध्यान नहीं रखा उन्होंने। जिस प्रकार आजकल स्कूल में रोल नंबर्स दिए जाते हैं, बच्चों को अल्फ़ाबेटिकली दिए जाते हैं, ए वालों को पहले रखा जाता है, बी वालों को उसके बाद, फिर सी वालों को, इस प्रकार। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। तो इसे एक तरह का शब्दकोश मान लिया गया। यह तो एक तरह की आलोचना ही हो गई कि ये साहित्य का इतिहास कैसे हुआ। ये तो एक तरह का शब्दकोश है, इसमें रचनाकारों का वर्णन ही ऐसे किया गया। इसके प्रयोग करता रहे, यानी वर्णनात्मक पद्धति को अपनाकर जिन्होंने अपने साहित्य इतिहास का लेखन किया, उनमें रहे गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर। एग्जाम में आ सकता है कि गारसादा तासी ने किस पद्धति को अपने साहित्य इतिहास के लेखन में अपनाया था। ठीक है, तो गारसादा तासी रहे और शिव सिंह सेंगर रहे। गारसादा तासी द्वारा रचित साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम रहा, हिंदी साहित्य इतिहास का नाम रहा इस्तवारदला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, इस्तवारदला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, याद रखिएगा इसे। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित ग्रंथ रहा जिसमें उन्होंने वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया।
शिव सिंह सरोज, ठीक है, शिव सिंह सरोज। अगला है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति नाम से ही पता चल रहा है कालक्रम का इन्होंने ध्यान रखा अपने साहित्य इतिहास के लेखन में, ठीक है। काल क्रमानुसार रचनाकारों का विवरण दिया इन लोगों ने, जन्म तिथि को आधार बनाया, ठीक है, रचनाकारों के जन्म तिथि को आधार बनाया, और जिनका जन्म तिथि ढूंढने में इन्हें कठिनाई हुई उनका एक मोटा मोटा अनुमान लगाकर उन्हें अपने साहित्य इतिहास में स्थान दिया। इस पद्धति के प्रयोग करता रहे, यानी इस पद्धति का उपयोग करके जिस रचनाकार ने अपने साहित्य इतिहास का लेखन किया वे रहे जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाकर साहित्य इतिहास का लेखन किया। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ रहा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और मिश्र बंधु द्वारा रचित साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ रहा मिश्र बंधु विनोद। अगला आया वैज्ञानिक पद्धति। यह जो वैज्ञानिक पद्धति रही शोध पर आधारित रही, निष्पक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर क्रमबद्ध रूप में इन्होंने रचनाकारों का विवरण दिया है अपने ग्रंथ में, ठीक है। और इस पद्धति का जिस रचनाकार ने प्रयोग करके अपना साहित्य इतिहास का लेखन किया वे रहे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम रहा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगली जो पद्धति है वह है विधेयवादी पद्धति। सबसे महत्वपूर्ण पद्धति रही यह विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के जनक रहे फ्रेंच विद्वान तेन। फ्रेंच विद्वान तेन। इस पद्धति के द्वारा साहित्य की जो विकास प्रक्रिया रही बहुत हद तक स्पष्ट हुई। अभी तक जो पद्धतियाँ चली आ रही थी जैसे वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, उतनी कुछ खास नहीं रही, परंतु विधेयवादी पद्धति का एक अपना महत्व रहा। इस पद्धति के प्रयोग करता रहे रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग करके अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का इतिहास था यह कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में। किस रूप में? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था, और बाद में इसे अलग एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। इनके द्वारा रचित साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ रहा अभी बताया हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। और एक बात कि साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास तो कई साहित्यकारों के द्वारा रचे गए है ना, परंतु आचार्य शुक्ल द्वारा रचित ही हिंदी साहित्य के इतिहास को मानक क्यों माना गया? ऐसे तो जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी, मिश्र बंधु, इन सभी ने तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, शिव सिंह सेंगर, परंतु आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास को ही हम क्यों पढ़ते हैं? उनके द्वारा दिए गए काल विभाजन की ही हम चर्चा क्यों करते हैं? इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि आचार्य शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में उन सभी तत्वों को ध्यान में रखा है जो किसी भी साहित्य इतिहास के लेखन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। और उन तत्वों में है प्रामाणिक तथ्य, जो तथ्य हो वो प्रामाणिक हो, उनमें कोई दुविधा ना हो किसी भी प्रकार की, अर्थात कहे तो फैक्ट बिल्कुल क्लियर हो, संकल्पनाओं की प्रामाणिकता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण होना चाहिए या फिर ऐतिहासिक बोध होना चाहिए कि आदिकालीन समाज कैसा रहा, रीतिकाल भक्तिकाल समाज कैसा रहा, क्या प्रवृत्तियां रही उस युग की। जो काल विभाजक रेखा है वह वैज्ञानिक होना चाहिए, जैसे आदिकाल और भक्तिकाल के बीच विभाजक रेखा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, भक्तिकाल और रीतिकाल के बीच विभाजक रेखा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, द्विवेदी युग भारतेंदु युग के बीच का विभाजक रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, युगों का या फिर कालों का जो नामकरण किया जाए वह हम मान्य हो, जैसे आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा गया, रीतिकाल को रीतिकाल की संज्ञा क्यों दी गई, भारतेंदु युग को भारतेंदु युग क्यों कहा गया, इस प्रकार, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।